मिलते हैं, वो भी तब जब हम नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होते हैं। अगर वो डिलीवरी सिजेरियन है तो ये खतरनाक है। खतरनाक इन द सेंस कि वहां पर दो चीजें होती हैं। एक मदर को, पहली तो बात यह है कि बच्चा जो है नेचुरल तरीके से पैदा नहीं होता, तो जो मदर के बैक्टीरिया है, वेजाइनल बैक्टीरिया, वो उसको नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। और दूसरी प्रॉब्लम ये है, एक तो मदर के बैक्टीरिया नहीं मिलते, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मदर को हाई डोज दी जाती है एंटीबायोटिक्स की। अगर वो थोड़े बहुत हैं भी क्या कहते हैं, तो वो भी बहुत कम रह जाते हैं। इसलिए सिजेरियन ऑपरेशन अगर हो रहा है किसी का भी, तो पहली चीज लिख लीजिएगा। इस किताब का नाम है द गुड गट, रिटन बाय जस्टिन एंड एरिका सोननबर्ग। इस किताब को जब पढ़ेंगे तो इसमें बताया है कि इनकी जब पहली बड़ी बेटी पैदा हुई सिजेरियन ऑपरेशन से, तो उनको बहुत सारे इश्यू आए, और ये पाया गया कि उनके गट में वो बैक्टीरिया नहीं थे जो होने चाहिए थे। इसलिए बच्ची को ऑटिज्म की शिकायत थी, वैसे सिम्टम आ रहे थे, मूड स्विंग था, पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगता था, ठीक है ना, कंसंट्रेशन की बहुत कमी थी, जल्दी से वो बीमार भी पड़ती थी क्योंकि वो इम्यून सिस्टम उसका ट्रेंड नहीं होता था। ये बैक्टीरिया ही हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेंड करते हैं। जो इम्यून सिस्टम हमारा 70% इम्यून सिस्टम पूरी बॉडी का हाथों पर होता है, 30% बाकी जगह पर होता है, 70% कहाँ होता है, मैं उसे अभी थोड़ी देर बाद बता दूंगा। दूसरी बार में इस लेडी ने, ये डॉक्टर है, खुद हस्बैंड वाइफ, उनकी लैब है अब तो। दूसरी बार में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने, दूसरा बच्चा भी सिजेरियन होना था, तो दूसरी बार में इन्होंने अपने डॉक्टर से कहा है कि आप स्वैब से, आई मीन कॉटन से, जो वेजाइनल स्वैब है उसको आप मेरे बच्चे को पूरी मुंह पर, आंखों पर, सब जगह लगाएं, स्किन पर लगाएं, जहां भी ओपनिंग्स है उन्हें वहां पर लगाएं, नाक है, कान है, ठीक है ना। और दूसरी बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई। तो ये सलाह आप हमेशा वुड बी मदर्स को दीजिएगा। नहीं तो उनके बच्चे, जो आजकल बच्चों में प्रॉब्लम आ रही है उसमें एक बड़ा रीजन ये भी है कि अगर हमारे पास ये बैक्टीरिया नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। 70 साल पहले हमारे पेरेंट्स के पास इनकी प्रजातियां 10,000 से ज्यादा थी, और अब घटकर ये 2,000 से कम रह गई है। इनकी पॉपुलेशन 100 ट्रिलियन होनी चाहिए, ये भी घट रही है। और इसकी गलती है कि आपको ट्रेंड नहीं किया जाता, एजुकेट नहीं किया जाता। हमारे गट के अंदर एक ऐसा गुड बैक्टीरिया है जिसकी कमी अगर है तो आपका मूड भी खराब होगा, आपके रिश्ते भी टूटेंगे। और इस किताब में सुपर गट है, ये तो गुड गट थी, ये सुपर गट है, ये विलियम डेविस की लिखी हुई है। इस किताब में तो लिखा है कि जितने भी रिश्ते टूट रहे हैं, तलाक भी हो रहे हैं ना, उसमें ये पाया गया है कि इस बैक्टीरिया की कमी है, लैक्टोबैसिलस रोटेरी। आपके बाल, आपकी स्किन अगर बूढ़ी हो रही है समय से पहले, तो आपको लैक्टोबैसिलस रोटेरी की कमी है। रिश्ते टूट रहे हैं तो भी इनकी कमी है। हमारे गट में एक ऐसा खराब बैक्टीरिया भी है, अगर वो उसे कंट्रोल नहीं किया गया तो हमारे माइंड को हैक कर लेता है, और हम आत्महत्या या एडवेंचरस एक्टिविटी में जाकर जो मौत होती है, ये उसी का नतीजा है। उसका नाम है टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई, कभी गूगल कर लीजिएगा, टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई। कई बार जब ऐसा लगता है लोग बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, पैसों का, लाइफ का, गाड़ी चला रहे हैं 200 की स्पीड से, जाना कहीं नहीं है, समझ लीजिएगा कि उनका माइंड हैक कर लिया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सभी किताब में पढ़ लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा इसको। आपके पास इंपॉर्टेंट एक और बैक्टीरिया, उसका नाम है अकरमेंशिया। सभी इंपॉर्टेंट है, अब सबको मैं पढ़ाऊंगा यहां तो ऐसा नहीं होगा। अकरमेंशिया की खास बात यह होती है कि अगर इसकी
पॉपुलेशन बढ़ा दी, पॉजिटिव है, इसकी पॉपुलेशन बढ़ा दी तो ये आपकी गट लाइनिंग की जो म्यूकस है, इस म्यूकस को ये इंक्रीज करता है। तो अगर आपने अकरमेंशिया नाम के बैक्टीरिया को जीवित रखा अपने पेट के अंदर, तो आपकी जो गट की लाइनिंग है, म्यूकस है, वो इतना अच्छा रहेगा कि आपके बेकार के बैक्टीरिया ब्लड में नहीं जाएंगे और आप हेल्दी रहेंगे। बाय द वे, एक चीज देखी गई है कि जब आप ओलिव ऑयल का यूज करते हैं तो ये अकरमेंशिया एकदम से एक्टिव हो जाता है और आपके म्यूकस को बनाने लगता है। चौंकिए मत, अगला सेंटेंस बहुत खतरनाक भी है। लेकिन अगर अकरमेंशिया को जब ये इग्नाइट है, अगर ये एक्टिव है, इस समय अगर इसको अपना फूड नहीं मिलेगा जो मैं अभी बताऊंगा, तो इसी म्यूकस को खाने लगता है। तो अब आप शुगर, रिफाइंड ऑयल, ग्लूटन और इमल्सिफायर की जगह पांचवी चीज भी लिखिएगा। आपके गुड बैक्टीरिया भी आपके लीकी गट के शिकार आपको बना सकते हैं। अगर आपने उनका खाना नहीं दिया तो वो आपकी गट की म्यूकस को ही खाने लगेंगे और आपको गट, लीकी गट का शिकार बना देंगे। यानी कि जो इनका काम था उसका उल्टा कर देंगे। तो फिर इनका खाना क्या है वो मैं अभी बताऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम बढ़िया रहे, एक और बैक्टीरिया, उसका नाम है सी डिफिसाइल। ये वो बैक्टीरिया जिससे डायरिया या पेचिस से इवन डेथ भी हो जाती है। 1950s में, और इसकी खास बात यह है यहां पर कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करता, क्योंकि जैसे ही एंटीबायोटिक आप देते हैं वो गुड बैक्टीरिया को मार देते हैं और इसका कुछ नहीं बिगड़ता, ये अपनी शक्ल बदल लेता है और फिर ये आपको अटैक करता है। इसे संभालने के लिए सिर्फ गुड बैक्टीरिया चाहिए, नहीं तो ये कंट्रोल से बाहर हो सकता है। 1950s में सी डिफिसाइल नाम के बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को पता है कैसे ठीक किया जाता है? चौंकिएगा मत, उसका नाम था स्टूल ट्रांसप्लांट। दुनिया की सबसे बेहतरीन मेडिसिन है ये, चौंकिएगा मत। सेकंड, नाइनटीन 1950s में ये ऐड आया करता था। ये ऐड बता रहा है, पढ़ लीजिएगा, कि डोनर्स को इनवाइट किया जाता था कि 1 महीने के लिए वो अपना स्टूल डोनेट करें और $600 लें। अभी मुझे एक ब्लॉग मिला है, अमेरिका से किसी ने भेजा है। उन्होंने कहा सर, वन क्लिनिक इज ऑफरिंग $15,000 for 30 donations because it is the best medicine। कैंसर हो या ब्रेन डिजीज हो, बच्चों का ऑटिज्म हो या डायबिटीज हो, ऑटो इम्यून डिजीज हो या आपकी गट की बहुत सारी प्रॉब्लम, उसका समाधान एक ही है कि आप अपने गट बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ाइए, या तो उस खाने को खाइए जिसमें वो बैक्टीरिया है, या फिर अगर इमरजेंसी है तो आप हेल्दी आदमी का स्टूल ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। 1950s में ये सी डिफिसाइल बैक्टीरिया से जब मौतें हो रही थी तो स्टूल ट्रांसप्लांट किया जाता था, जिसका ऐड मैंने दिखाया है। रिजल्ट बताता हूं कितना था, 96% क्योर रेट था। 4% भी ऐसा था कि वो शायद रेगुलरली, जितना उनको कहा गया था वीक में एक बार, वो शायद नहीं कर पाए थे।
असाध्य बीमारियों की ये बीमारी की इलाज है ये, लेकिन ये फार्मा इंडस्ट्री नहीं करेंगी क्योंकि यहाँ पर ये 0 पैसे का है। बहुत बड़ा मार्केट है आने वाला कि आप गट बैक्टीरिया को डेवलप कर रहे हैं। आगे सुनिएगा, अब क्या करें, नाउ व्हाट टू डू, लिखिएगा। नंबर 1, अंडरस्टैंड gut and mind, and number 2, understand gut bacteria। तो पहले मैं ऊपर ले लेता हूं। जो आपका गट है वहां पर 3 बड़े पार्ट हैं, लिख लीजिएगा इनको भी। नंबर 1, ग्लैंड्स जो हार्मोन पैदा करती हैं। दूसरा लिखिएगा, इम्यून सेल्स। और तीसरा लिखिएगा, एंटेरिक नर्वस सिस्टम, जिसको आप सेकंड ब्रेन कहते हैं। यानी कि यहां पर अपना इनका एक ब्रेन है, इनकी अपनी आर्मी है, इनके अपने मैसेंजर्स हैं, लेकिन ये तीनों के तीनों जुड़े हुए हैं आपके माइंड के साथ। पहली चीज लिख लीजिएगा, अगर आप आईबीएस जैसी बीमारी के शिकार हो रहे हैं या फिर पेट से उत्पन्न बीमारियां, मोटापा, डायबिटीज, पार्किंसन, एल्जाइमर, ऑटो इम्यून, एलर्जीज, माइग्रेन, सर का बालों का गिरना, पूरी बॉडी में फटीग, रेक्टल इचिंग, ठीक है ना, लॉस ऑफ लिबिडो, सेक्स में अब मन नहीं है, डिजायर खत्म हो गई है, जीने का मन नहीं करता, ये सारी चीज हो गई है, तो याद रखिएगा अब माइंड को ठीक कर लिया एनएलपी से। और यहां पर देखिएगा, ग्लैंड्स को ठीक करने के लिए कोई दवाई नहीं है, लिख लीजिएगा। अगर ग्लैंड्स को ठीक करना है तो एक ही चीज देनी पड़ेगी उसको, वो है एनवायरमेंट। और एनवायरमेंट में 2 चीजें होंगी, लिख लेना, एक आपका फूड और एक आपका थॉट। कभी आपने नहीं सुना होगा कि भाई एनर्जी चक्रास को अच्छा करने के लिए ये भी खाओ, कह भले ही दिया होगा किसी ने, लेकिन आप जानते हैं कि वो कंप्लीटली थॉट ओरिएंटेड है। जितनी भी आपकी ग्लैंड्स है वो आपके विचारों को सुनती हैं। आप किसी भी खाने के बारे में सोचिए जो आपको अच्छा लगता है, मुंह में पानी आ गया, यानी कि सलाइवरी ग्लैंड और एंजाइम ग्लैंड उन्होंने अपना काम कर दिया। तो हमेशा एक खूबसूरत मेडिटेशन किया करें कि आप अपने अंदर, लिसन टू मी, तो आपके पास सिंपल एक छोटा सा काम करा करें, अपने आप इमेजिनेशन करा करें, विजुअलाइजेशन के आप माइंड से उसी वेगस नर्व के द्वारा आप पूरे के पूरे गट के अंदर जहां पर भी सेंसर्स हैं, जहां पर भी ग्लैंड्स हैं, आप उनको खूबसूरत मैसेज भेज रहे हो, एंड दे आर स्माइलिंग एंड दे आर रिलीजिंग द फाउंटेन्स ऑफ गुड हार्मोन। वो आपके हाथों में जा रहे हैं और आपको अच्छी सेहत, आपको अच्छा एनवायरनमेंट दे रहे हैं आपके बैक्टीरिया के लिए। इमेजिन करो कि वो ग्लैंड्स भी वापसी में भी थैंक यू बोल रही हैं और आप इसको एंजॉय किया करें 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, यानी कि माइंड से, वेगस नर्व से आप पूरे के गट के ग्लैंड्स को एक्टिवेट करें जैसे आप बाकी एनर्जी चक्रास के साथ बात करते हैं। बाय द वे डाइजेस्टिव ग्लैंड यही है, ठीक है ना। उसके बाद इम्यून सेल है। इम्यून सेल को ठीक करने के लिए अगर ये रिएक्टिव हो गए हैं तो इन्हें 2 चीजें चाहिए, और वो है उन्हें एक ही चीज चाहिए और वो है एनवायरनमेंट। यानी कि इन्हें एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहां पर ये रिएक्टिव ना हो, और वो एनवायरनमेंट एक ही चीज है कि वहां पर फूड हो और वहां पर थॉट हो। इम्यून सिस्टम के जो मैंने टेक्निक आपको कराई है कि आप उसे आर्मी की तरह देखें, वह बहुत ही मैजिकल है।
अब उस आर्मी को आप अपने गट में भी देख सकते हैं। 70% आर्मी आपके गट में यानी कि आंतों में पड़ी हुई है। आंतें मात्र एक पाइप नहीं है जहां पर खाने को आपने पचाना है और उन्हें साफ करना है। भूल जाए इस वर्ड को, हील करना है उसको। क्या निकालना चाहते हो वहां पे आप? वो खाना वो तो निकलेगा अपने आप ही, अगर आपकी आंतें ठीक, वहां पर ग्लैंड्स ठीक काम कर रही है। दवाई लेकर किस चीज को ठीक कर रहे हो वहां पर आप? इम्यून सिस्टम को, एपिथेलियल सेल, आई मीन सेल्स को। अगर वो इन्फ्लेम्ड भी हो गई है तो वो इसी की वजह से तो इन्फ्लेम्ड है कि वहां पर बैक्टीरिया अटैक कर रहे हैं, एलपीएस बढ़ चुके हैं। वहां तो एनवायरमेंट ही तो देना है, कुछ चीजों को रोकना है, अभी मैं बता दूंगा। तीसरा है एंट्रिक नर्वस सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम का काम है एकदम से अटैक करना, अगर कोई भी चीज है तो रिएक्टिव हो जाते हैं ये, इसको संभालिएगा, इसके ऊपर मैं बता चुका हूं। और तीसरा है एंटेरिक नर्वस सिस्टम। एंटेरिक नर्वस सिस्टम का मतलब है ये आपकी ब्रेन सेल है वहां पर, और ये ब्रेन सेल का काम है आपकी आंतों को मूवमेंट देना, जिसको आप पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। अगर खाना इनको गलत आ गया तो एकदम से माइंड को बताते हैं हमारे पास ये खाना आया, हमें नहीं पता क्या करना, तो माइंड कहता है रोको इसको, या तो इसको उल्टी करो या डायरिया दो या रोक दो, तो इनका मूवमेंट कम हो जाता है। याद रखिएगा। तो इन्हें क्या चीज चाहिए, लिखिए, इन्हें भी एक ही चीज चाहिए, एंड दैट इज कॉल्ड योर एनवायरमेंट। और एनवायरमेंट कहां से आएगा? 85% आपके माइंड से, 15% आपके खाने से। क्या खाना है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं क्या छोड़ना है ये बता दूंगा। खाना क्या है ये भी मैं आज बताऊंगा। उसके बाद आप डाइटिशियन को एक नए तरीके से लेंगे, और अगर एक डाइटिशियन है तो याद रखिएगा आपका बिजनेस बढ़ जाएगा इस प्रोग्राम के बाद में। और अगर अभी डाइटिशियन की डाइट से भी कुछ नहीं हो रहा तो आज आपका पूरा मिथ भी टूट जाएगा। तो याद रखिएगा आपके गट को एक ही चीज चाहिए, वो है एनवायरमेंट। क्योंकि आपके गट में 3 चीजें हैं, इम्यून सेल, ग्लैंड्स एंड उसकी अपने ब्रेन। इन तीनों को एनवायरमेंट चाहिए। और चौथी चीज है आपके गट के अंदर, वो है गट बैक्टीरिया। उन्हें 2 चीज चाहिए, एनवायरमेंट प्लस फूड। उनको एनवायरमेंट के अलावा यह भी पाया गया है कि अगर आप तनाव में हैं तो आप गलत बैक्टीरिया को ज्यादा बढ़ा लेंगे अपने अंदर, और जो गुड बैक्टीरिया उनकी मौत हो जाएगी। सो बीवेयर ऑफ योर ब्रेन और माइंड। ज्यादा गुस्सा मत किया करो, उससे आपके गट बैक्टीरिया पूरी तरह से खराब हो जाते हैं। तो अब क्या करें, मैं छोटा कर देता हूं ताकि आप क्या करें। नंबर 1, अगर आप अपने गट को हील करना चाहते हैं तो पहला काम करिए, आप प्रोबायोटिक फूड लेना शुरू करें। फर्मेंटेड फूड होते हैं ये, गूगल करिए, फर्मेंटेड फूड ढूंढिए। आपकी बासी रोटी में बहुत खूबसूरत बैक्टीरिया होते हैं। आप कांजी बना सकते हैं, बीट रूट की भी, चावल की भी। कैसे बनाई जाएगी आप गूगल करेंगे। दूसरी चीज फर्मेंटेड फूड है, उनमें ये गुड बैक्टीरिया पैदा होते हैं। और 1 फूड आपका पर डे होना चाहिए जिसमें फर्मेंटेड फूड यानी कि गुड बैक्टीरिया हो। लेकिन ये गुड बैक्टीरिया अगर बन गए और इनको आपने इनका भोजन नहीं दिया तो ये आपकी इंटेस्टाइन की लाइनिंग को खा लेंगे। फिर इनको क्या देना, लिखिए, प्रीबायोटिक। आपको हर रोज, अगर आप मेल हैं, ऑर्डिनरी आई मीन एडल्ट, तो आपको करीब 35 ग्राम टू 40 ग्राम्स या 38 ग्राम्स के करीब फाइबर चाहिए। और अगर आप महिला हैं तो करीब करीब 30 ग्राम चाहिए आपको। और इसका नाम है डाइटरी फाइबर। ये इसकी खास बात ये होती है कि ये आपके स्टमक में पचता नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से इसका कुछ नहीं बिगड़ता। आपकी ये छोटी आंत में भी नहीं पचता, और ये बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और वहां पर जाकर जो गुड बैक्टीरिया हैं इसमें से वाइटमिन्स निकालते हैं। और एक चीज निकालते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है SCF, शॉर्ट चेन फैटी एसिड। ये आपके ब्रेन के लिए बेहद अच्छे हैं। ये आपके लिए न्यूरोट्रांसमीटर बनाते हैं, और ये आपकी पूरी की पूरे इंटरनल वर्ल्ड को खुश रखते हैं।
जहां पर आपके ग्लैंड्स इनकी खुशी के कारण इनके द्वारा जो केमिकल बनाए जा रहे हैं, आपके ग्लैंड्स पेट के अंदर जो है वो भी बढ़िया हार्मोन बनाती हैं। आपका इम्यून सिस्टम ट्रेंड होता रहता है और आपका जो ब्रेन है हाथों का वह भी बढ़िया तरीके से काम करता है। ये दो काम करेंगे, ठीक है ना। मेडिटेशन के नाम पर आप नई नई मेडिटेशन क्रिएट करिए कि आप माइंड से वेगस नर्व के द्वारा आप अपने स्टमक को एसिड के लिए बात कर रहे हैं, छोटी आंत को बचाने के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इम्यून सिस्टम को एक्टिव और डिसिप्लिन होने के लिए काम कर रहे हैं। मैंने सारी बता दी है। और आगे ज्यादा करना है तो जुड़िएगा मेरे साथ। ये लाइफ चेंजिंग चीजें बता रहा हूं। ये दो चीजें मैंने अभी बताई है। अब आप 4-5 चीजें छोड़ देंगे, उसके बाद डाइट बताऊंगा। दूसरी चीज लिखिए डाइट, व्हाट टू लिव। रिफाइंड ऑयल छोड़िए, इसमें कहीं वेज नहीं होता। इसमें 3 बार केमिकल्स मिलाए जाते हैं, इतना टाइम नहीं है। दूसरा लिखिएगा शुगर, और अगर आप गट्स के बीमार हैं तो आप हनी भी नहीं लेंगे, इवन आप स्वीटनर भी नहीं लेंगे। स्वीटनर्स बहुत डेंजरस हैं आपके गट बैक्टीरिया के लिए। आपके गट बैक्टीरिया को जो नुकसान पहुंचाते हैं ये स्वीटनर्स हैं, जिनको आप शुगर फ्री कहते हैं। तीसरी चीज छोड़ेंगे आप, वो है मिल्क, कर्ड, पनीर, चीज एंड अदर्स, जो भी मिल्क प्रोडक्ट है। आप कहेंगे इसमें तो बैक्टीरिया होते हैं, उन बैक्टीरिया को किसी और चीज से पूरा करिए। अगर आप गट के मरीज हैं तो कई बार आपके दूध के जो हार्मोन हैं, वह हार्मोन, ध्यान से सुनना, आपके जो हार्मोन हैं वो मैसेंजर्स होते हैं। हर एक हार्मोन में कोई ना कोई मैसेंजर छुपा है। ऑलरेडी आपने वो हार्मोन ले लिए जो आपके लिए नहीं बने हैं, और वो हार्मोन आपके गट बैक्टीरिया के लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। आप कह रहे गट बैक्टीरिया इसमें, हाँ बिल्कुल है, पर इसके अंदर जो हार्मोन है वे देह में कंप्लीटली खराब कर सकते हैं। दूध आपके कैल्शियम को कम करता है, हड्डियों को, ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हो जाएंगे आप। मिल्क की कोई गारंटी भी नहीं रही है, अब वो चारा भी नहीं रहा, और उस मिल्क की हमें जरूरत नहीं है। हमें मदर मिल्क की जरूरत है, बस वो हमें मिल जाता है। जिस प्रोटीन को लेने के लिए आप मिल्क ले रहे हो उसका नाम कैसीन है। वो कैसीन में याद रखिएगा, आपका 50% से ज्यादा कैसीन तो डाइजेस्ट ही नहीं होता, और वो आपकी आंतों में और आपके ब्लड में फॉरेन मेटेरियल की तरह घूमता है, और वो इम्यून सिस्टम इसीलिए एलर्जी करता है। तो मिल्क के ऊपर मैं कभी फिर बात करूंगा। चौथी चीज लिखिएगा, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लूटन। मैंने सबसे बड़ा लिखा है। और ये तीन चीज मिलकर आपको बुढ़ापे की तरफ ले जाती हैं, क्योंकि आपके मिल्क में, याद रखिएगा, उसकी उम्र सिर्फ 8 साल होती है, आपकी 80 साल होती है। तो 80 साल वाले जानवर का मिल्क होता तो ठीक था, वो हमें मिल ही चुका है। तो उसके जो मैसेंजर हैं उसके हार्मोन में वो 8 साल की उम्र के देने के लिए हैं बस। तो एज की पूरी फॉर्म लिख लीजिएगा, इसका नाम है पूरा एज का। एजिंग मैं कभी फिर पढ़ा दूंगा, फिर भी लिखवा देता हूं। एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट, ये बूढ़ा करते हैं आपको और यही बर्बाद भी करते हैं आपकी। इसका मीनिंग ये होता है कि जब भी आप कोई भी मीठा खाते हैं, इन तीनों में शुगर है। ये शुगर आपकी प्रोटीन के साथ मिलती है और इसका नाम होता है ग्लूकोज प्रोटीन मॉलिक्यूल। ग्लूकोज प्रोटीन मॉलिक्यूल, इसी का नाम, इस मॉलिक्यूल का नाम है एज। अगर ये आपकी आंखों में चला गया तो कैटरेक्ट कर देगा, आपकी रेटिना खराब कर देगा,
बालों में चला गया तो बाल खराब कर देगा, स्किन में चला गया तो समय से पहले बूढ़ा होने लगोगे। मुझे तो जब पता चला तब तक नुकसान हो चुका मेरा, क्योंकि ये फिर नॉन रिप्लेसेबल नुकसान करता है। अगर ये आपके जोड़ों में चला गया तो आपको पेन कर सकता है, मसल में चला गया तो मसल कमजोर और दर्द करेगा। तो आप एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट के शिकार हो रहे हैं, कृपया इनसे बच जाइएगा। और पांचवी चीज है व्हाइट सोल्ट। व्हाइट सोल्ट की जगह आप काला नमक, सेंधा नमक या सी सोल्ट खा सकते हैं, पर व्हाइट को छोड़ दीजिएगा। आप कहेंगे उसमें आयोडीन है, आयोडीन सब में है। सी सोल्ट में तो 70 से ज्यादा मिनरल है। सी सोल्ट का प्रयोग करना सीखिएगा, इन चीजों को छोड़ दीजिएगा। फिर खाएं क्या? इनको छोड़ने के बाद अब खाएं क्या, उसको भी लिख लेते हैं। क्या खाएं? कितने लोग यंग होना चाहते हैं अगले 6 महीने में? यही बाल होंगे बिल्कुल जो मेरे, गारंटी से लिख के दे रहा हूं। अगर आदतें आपने सुधार ली, और उन्होंने आदतें भी मैं छुड़वा दूंगा आपकी, मेरे साथ जुड़ जाइएगा, ठीक है ना? लिखित में दे सकता हूं कि जितना पैसा मैं आपकी बीमारियों से बचवा दूंगा, वह आपकी फीस का कम से कम 100 गुना तो होगा ही आने वाले 5-10 सालों में। क्योंकि एक बीमारी का मतलब है 50 लाख, एक बीमारी का। और अगर लीवर में चली गई तो 2 करोड़। ये छोटी मोटी चीज हो रही है। अब तो ब्रेन में चली गई तो पूरा परिवार 50 साल की उम्र में संभालता फिर रहा है, स्किज़ोफ्रेनिया को या फिर अल्जाइमर के पेशेंट को या पार्किंसन को। मेरे से कम उम्र वाले एक आदमी को मैंने देखा है, पार्किंसन। और ये सब कुछ आज आप ठीक कर सकते हैं, ये होने के बाद ठीक नहीं होती। अगर अभी अर्ली स्टेज है तो स्टूल ट्रांसप्लांट वगैरह किसी डॉक्टर से देख लो पूछकर, या गट बैक्टीरिया बढ़ा लो खा करी, ठीक है ना? व्हाट टू ईट, और इसका आंसर है व्हाट टू ईट, आस्क योर गट, नॉट योर डाइटिशियन। और अगर एक डाइटिशियन है तो आप किसी आदमी को बहुत हेल्प कर सकते हैं, उनसे कहिए मैं डाइटिशियन हूं आपका, लेकिन मैं अब आपके गट को और आपके माइंड को अगले 6 महीने तक अपनी स्किल्स के द्वारा ट्रेन करूंगा। एंकर बन चुके हैं आपके गट के अंदर। किसी जगह से आपकी एसिडिटी बनी थी अचानक, वहां 2 फूड और भी थे, अब वो 2 फूड जैसे ही खाओगे तो एंकरिंग आपने पढ़ ली, आपको एसिडिटी बनेगी, जबकि उससे एसिडिटी नहीं बनती। बाकी लोग कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि तुम्हारी गट ही कंडीशन हो चुका है। फिर कैसे करें? लिसन टू मी। जितने लोग अपने गट को ठीक करना चाहते हैं और इवन पतला भी होना चाहते हैं, पहला काम करेंगे, ये पहला काम बता रहा हूं। फिर दूसरा है ऑटोफेगी, और तीसरा है डिवाइन मोमेंट। सो आस्क योर गट, जब भी आप खाना खाएं और आप गट के मरीज हैं, तो पहला काम देखिएगा कि आपने जो खाना खाया है उसके 15-20 मिनट बाद बैठ जाइए एंड पूरा कंसंट्रेट करिए अपने गट के ऊपर, गले से नीचे तक, पेट तक, और देखिए कि आपकी फीलिंग क्या चल रही है। इसे हम इनर पेसिंग कहते हैं, जो आपने तीसरे दिन सीखी थी। एंड सडनली आपकी जो फीलिंग है वो आपकी पिक्चर बननी शुरू हो जाएगी। आपने ये रसगुल्ला ज्यादा खाया है, आपने ये रोटी फालतू में खाई है, आपने ये बिना मतलब नमक डाला था। इसे हम ट्रांसडक्शन मशीन कहते हैं, जो हमने बोल दिया था अभी। इसका मतलब यह है कि आपका गट बताने को तैयार है। लिसन टू योर गट, इसे हम गट इंस्टिंक्ट कहते हैं। तो खाने से शुरू करो ना। दूसरा, जो भी आप खाने बैठे हैं, आपकी थाली में जो आ गया है, प्लेट में जो आ गया है, एकदम से ना खाएं, उसे सिर्फ देख लें। सिर्फ 1 मिनट के लिए देख ले, 60 सेकंड तक, और देखकर 30 सेकंड के लिए आप आंखें बंद कर लें एंड सी द मैजिक। अचानक
ये जो इमेज आ रही है ये आपकी फीलिंग को बदल देगी और आपकी एकदम से फीलिंग बता देगी इसमें से ये हटा लो, करके देखना। यानी कि आपके इमेजेस को देखकर आपका गट, आपकी ग्लैंड्स बताने को तैयार है इससे मैं रिएक्टिव हूं। 2-3 काम और काम करें कि आप जब भी खाना खाएं, अगर आपको गट को ठीक करना है, खाना आप चूज करेंगे। फ्रूट एंड सलाद की यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रूट एंड सैलेड एज मच एज यू कैन टेक, अपनी अकॉर्डिंग जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, या आपको जहां तक के रिएक्शन, ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम से 40 एप्पल खा लिए आपने, नहीं, मतलब वो आप खा सकते हैं। सैलेड एंड फ्रूट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी चीजें आपका गट आपको बताएगा। फिर भी कुछ चीजों को याद रखिएगा। जब मैंने अपने गट को ठीक किया तो एक सवाल था कि जब भी आप खाना खाएं 70% से ज्यादा ना खाएं। दूसरा, खाने से आधा घंटा पहले और खाने के आधे घंटे बाद तक पानी ना पिए। मैं उसको 1 घंटा कर देता हूं, क्योंकि कई बार हमारा खाना ही 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे तक पेट में ही रहता है, उसकी चर्निंग होती रहती है। तो तब तक भी आप उसे पानी ना पिए, उसे चर्न होने दें पूरा कंसंट्रेशन के साथ। तीसरा, फ्रूट कभी भी खाने के बाद ना खाएं, क्योंकि फ्रूट अपना जो ग्लूकोज वगैरह है वो खाली पेट में, खाली आंत में छोड़ता है। तो हमेशा खाने से 20 से 25 मिनट पहले ही आप अपने फ्रूट को खाएं, खाने के बाद ना खाएं। नहीं तो वो फ्रूट सड़ता रहेगा और आपके लिए आपकी जो शुगर है, वो जो बैड बैक्टीरिया है सीबो वाले, वो इसको ले लेंगे। एक चीज को आपको जरूर छोड़ना होगा। अगर आप सीबो से बचना और सीफो से बचना चाहते हैं तो दो काम करने होंगे, लिख लीजिएगा। नंबर 1, कभी भी आप सुबह की चाय नहीं पिएंगे। चाय तो कभी भी नहीं पिएंगे, पर सुबह की चाय तो आपके लिए जो जहर है वह काम कर रही है। क्यों? क्योंकि जब सुबह आपके सीबो यानी कि बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ कम होने वाली थी, वो ऑटोफैगी के कारण, भूख के कारण अचानक आपने उनको शुगर भी दे दिया और दूध भी दे दिया। उस समय अगर आप ग्रीन टी लेंगे तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप सीबो और सीफो को और जल्दी हील करना चाहते हैं तो आप कभी कभी वीक में 2-3 बार जरूर हल्दी की चाय पिए, यानी कि जो अदरक की तरह हल्दी होती है, अदरक की हुई प्रजाति है, उसे आप उबाल लें, अदरक भी उबाल लें, ठीक है ना। मैं ऐसे ही करता हूँ, ठीक है। और उसको मैं सुबह सिप कर लेता हूँ 1 गिलास, उससे मेरा पेट भी ठीक रहता है। और उस टाइम जो हल्दी का जो करक्यूमिन है वो आपका एलपीएस के लिए सबसे बढ़िया चीज है। वो आपके एलपीएस को न्यूट्रलाइज करने की उसमें ताकत होती है, और इवन आपकी लीकी गट पर ये बहुत अच्छा काम करता है। करक्यूमिन इन हल्दी, तो हल्दी का यूज कर सकते हैं। वो कितना कर सकते हैं इसके लिए थोड़ा सा किताबें लिखती हैं कि ज्यादा नहीं करना चाहिए, पर आप वीक में 2-3 बार कर सकते हैं। तीसरी चीज लिखिएगा, ऑटोफैगी। अगर आप यंग रहना चाहते हैं तो आप ऑटोफैगी करिए। ऑटोफैगी का मतलब है, ऑटो मीन्स स्वयं, फैगी मीन्स खाना। यानी कि जब आप फास्टिंग करते हैं तो ये मैजिकल मोमेंट है आपके लिए। पहली चीज लिखिएगा, जब भी आप फास्टिंग करेंगे, हाँ एक चीज और लिख लीजिएगा, जो आपका प्रीबायोटिक है, प्रीबायोटिक के बारे में थोड़ा और बोल देता हूं। चिया सीड बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है, फ्लैक्स सीड बहुत ही बढ़िया है, अकेसिया बबूल का जो पाउडर होता है ये बहुत ही अच्छा है हमारे लिए। इसीलिए आप पशुओं को देखेंगे, बकरी, ऊंट, इस कीकर के पेड़ को चाहे भले ही कांटे वो सबसे ज्यादा खाते हैं, बिकॉज दे नो दे आर मोर इंटेलिजेंट देन वी। इसबगोल, यह भी एक वही इवन फाइबर है, ठीक है ना। आप कह सकते हैं जितने भी सीड्स हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो अनार के बीज हैं उन्हें चबाकर खाइए। ये वो मटेरियल है जो आपके गुड बैक्टीरिया को चाहिए। मैं एक और बात बता रहा हूं, अभी फास्टिंग से पहले सीबो पर ही आ जाते हैं, क्योंकि सीबो सबसे खतरनाक है आपके लिए। सीबो को हैंडल करने के लिए, सीबो को हैंडल करने के लिए जब भी आप प्रीबायोटिक लेते हैं तो आपके गुड बैक्टीरिया बढ़ते हैं, खुश रहते हैं,
और अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं, और जो बैड बैक्टीरिया हैं वो आपके परेशान हो जाते हैं और मरने लगते हैं। तो याद रखिएगा, प्रीबायोटिक इज मोर इंपॉर्टेंट देन इवन योर प्रोबायोटिक। किसी ने मेरे से एक सवाल पूछा था, सर प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक, आई सेड प्रीबायोटिक, व्हाई? मैंने कहा यही तो समझने की होगी। ये बड़े गुड बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे लेकिन बैड बैक्टीरिया को मारेंगे। सीबो की एक खास बात और भी है कि कई बार आप जब सैलेड खाएंगे तो ये सीबो के जो बैक्टीरिया हैं आपकी सैलेड को रिएक्ट करेंगे और अचानक ऐसा लगेगा आपको गैस बन रही है, और ऐसे में 4 लोग इकट्ठे होंगे, वो कहते हैं सलाद से गैस बनती है। हमारे यहाँ एकदम से रूल बना देते हैं सलाद से गैस बनती है। अरे सलाद से गैस नहीं बनती भाई, तेरे पेट में सीबो हुआ पड़ा। सलाद तो फाइबर है बढ़िया, ठीक है ना, तो वो रूल बना देते हैं। अब हम सीबो की फिर बात कर रहे हैं। अब मैं ऑटोफैगी की बात कर रहा हूं। अगर आप यंग रहना चाहते हैं तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करिए, कम से कम 14 से 18 घंटे की करिए। रोज नहीं कर सकते तो वीक में कम से कम 3 बार करिए, 2 बार तो जरूरी है। इसका मतलब यह है कि मान लेते हैं रात को 8 बजे आपने खाना खाया तो 8 बजे 12 घंटे हो गए, और 4 घंटे और 3 घंटे और ले लीजिएगा तो आप 12 और 3 15 घंटे की ऑटोफैगी इजीली कर सकते हैं। जब आप ऐसा करते हैं उसमें पानी पी सकते हैं, ऐसी बात नहीं। ग्रीन टी भी ले लीजिएगा, कोई भी फूड मत लीजिएगा। अगर नहीं हो रही तो फ्रूट्स ले लीजिएगा। और ऐसे में इंटरमिटेंट फास्टिंग का क्या फायदा होगा मैं बताता हूं। ये 2016 में इसके ऊपर नोबेल प्राइज मिला है। हमारे ऋषि मुनि बहुत पहले जानते थे। इसका कारण यह है कि जब आप लंबे समय तक भूखे रहते हैं तो पहले आपकी बॉडी सरवाइव करने के लिए आपकी बैड सेल्स को खाती है, जो डैमेज्ड सेल है उन्हें खा लेती है। उसके बाद फिर भी आप कुछ नहीं खाते तो अपने आप को सरवाइव करने के लिए वो आपके बैक्टीरिया और वायरस को खा लेती है जो सेल्स के आसपास पड़े हैं। अगर फिर भी नहीं खाते तो आपके अंदर जो कैंसर सेल रोजन बनती है उन कैंसर सेल को खा लेती है। फिर भी आप नहीं खाते हैं तो फिर ये आपकी फैट सेल को खाती है और आप पतले होने लगते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, लिखिएगा 2 चीजें क्यों करना चाहिए। इसलिए सुबह का नाश्ता छोड़ देंगे आप मेरी तरह से। जो बात कहूंगा वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन होगी, कही हुई नहीं कि राजा की तरह खाओ या भिखारी की तरह खाओ। पहली चीज लिखिएगा, जब भी आप खाली पेट होते हैं रात को, यानी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग आपकी चल रही है, उस समय आपकी बॉडी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है जो थोड़ा बहुत होता है, और ये आपके बुढ़ापे की दवाई है। आपको बुढ़ापा नहीं आता। इसलिए जो लंबी फास्टिंग करते हैं दे रिमेन यंग। ज्यादा खाने से इन किताबों में लिखा है कि अल्जाइमर जैसी और पार्किंसन जैसी डिजीज है, वो बाद में बात करेंगे। दूसरी चीज लिखेगा यहां पर, जब आप फास्टिंग करते हैं तो आपके मेलाटोनिन की क्वालिटी बढ़ती है। मेलाटोनिन एक हार्मोन होता है, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। और उसकी क्वालिटी से क्या फायदा मिलेगा आपको, मैं ये भी बता देता हूं। मेलाटोनिन से हमारे एक हार्मोन मिलता है या एक केमिकल मिलता है, उसका नाम है ग्लूटाथियोन। ये इसके मैन्युफैक्चर में काम आता है और ये सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो पूरी बॉडी के फ्री रेडिकल्स को एडजस्ट करता है। तीसरा लिखिएगा, जब आप भूखे रहते हैं लंबे समय तक, अब मैं आपको मैजिक बता रहा हूं और इसे मैं कहता हूं डिवाइन मूवमेंट। डिवाइन मूवमेंट का मतलब है जब हमने रात को 8 बजे खाना खाया
तो 1 घंटे वो हमारे पेट में रहा, 2 से 3 घंटे, 11 बज गए। उसके बाद वो छोटी आंत में गया, वहां से उसका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हुआ, 3-4 घंटे में वो आगे तक गया, पीछे से हमारी छोटी आंत थोड़ी सी खाली हुई, ठीक है ना। अब करीब करीब 3 बज गए सुबह के। अब आपकी आंतें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं करेंगी, वो एक नया मूवमेंट करेंगी, उसका नाम है मोटर न्यूरॉन, ऐसे ही कुछ है। मोटर न्यूरॉन तो आता है, उसमें आगे क्या है वो मैं देखकर बता दूंगा, ये मेरे और आपके बीच की बात है। और यहाँ पर आपकी आंतें जो हैं वो एक नए तरीके से मूव करेंगी, सुनिएगा मुझे गौर से, और इसका नाम है हाउसकीपिंग। कि जब आपका मेहमान चला जाता है होटल का, इमीडिएटली उसमें हाउसकीपिंग वाले घुस जाते हैं और पूरे कमरे की सफाई करते हैं, और जैसे ही नया क्लाइंट आता है उससे पहले वो तैयार करते हैं, चेक इन के लिए तैयार है सर कमरा, जाइए अंदर। लेकिन अगर मैं चला जाऊं ऐसे कमरे में जिसमें पहले कोई रुक के गया है और अभी सफाई नहीं हुई, तो सचमुच में क्या मैं एंजॉय करूंगा? बिल्कुल भी नहीं, चिल्लाऊंगा, मूड खराब हो जाएगा, एंकर बन जाएगा, इस होटल में तो आना ही नहीं है, कहीं बाल पड़े हैं, कहीं गार्बेज पड़ा है। एग्जैक्टली यही काम आपका, याद रखिएगा, माइंड और आपकी आंतें करती हैं। ये माइंड उस माइंड को कहता है कि अब तुम खाली हो गए हो, टेक दिस डिसीजन, और आपकी इंटरनल हाउसकीपिंग शुरू होती है। ध्यान से सुनिएगा। और अब आपकी जो आंतें हैं वो पीछे से पूरी तरह से श्रिंक हो जाती है, और जितना यहां पर सीबो और सीफो पड़ा वो आगे की तरफ धकेलती हैं। यहां पर जो बैक्टीरिया फंगल पड़े आगे की तरफ धकेलती हैं, आगे की तरफ धकेल कर इसे बड़ी आंत में पहुंचा देती है, जहां से स्टूल में जाकर बाहर निकल जाए। लेकिन इसकी साइकिल 90 मिनट के बाद आती है। लेकिन जैसे ही सुबह आप चाय पीते हैं शुगर वाली, इमीडिएटली आपका माइंड उसे मील की तरह लेता है, क्योंकि उसमें शुगर भी है, प्रोटीन भी है, ठीक है जी, उसमें कार्ब भी है। वो तो पूरा खाने की तरह कैलकुलेट करेगा ना, और एकदम से वो खत्म, वही की वही मूवमेंट खत्म है कि उन्हें वो सोचते हैं कि नया क्लाइंट आ गया है, अब हमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करना है। इफ यू वांट टू क्लीन योर इंटेस्टाइन, अगर आप अपने गट को ठीक करना चाहते हैं, कृपया आप अपने इस साइकिल को मैक्सिमम एंजॉय करवाएं। किसी दिन कम से कम वीक में एक बार तो करवा दें कि 3 बजे आपका शुरू हुआ है काम, ठीक है ना, 4:30 बजे दूसरा आएगा, 7 बजे दूसरा आएगा, 6 बजे दूसरा आएगा, 8:30 बजे एक तो और आएगा। यार 2-3 बार तो करने दो ना, कम से कम उसकी हाउसकीपिंग तो होने दो। हाउसकीपिंग होगी तो आप सीबो हो गया, सीफो बच गए, आपकी पता नहीं कितने करोड़ रुपए की बीमारियां बच गई। उधर आपके सारे के सारे बेकार की कैंसर सेल को इम्यून सिस्टम खाता जा रहा है, आपकी बॉडी खाती जा रही है। उधर आपका HGH बन रहा है, उधर मेलाटोनिन आपकी क्वालिटी बढ़िया बन रही है, उधर आपके, हाँ एक बात और भी है, और जब लंबी ऑटोफैगी करते हैं तो हमारा जो गट बैक्टीरिया दे रिमेन हैप्पी। बैड बैक्टीरिया वो चीखते हैं कि मुझे शुगर दो, पर आप नहीं दे रहे हैं, ऑटोफैगी करिए। और उसके बाद जो मेडिटेशन है वो आपके चलते रहने चाहिए गट के साथ। आप अपनी वेगस नर्व को बढ़िया बनाइए। और उसके बाद एक चीज और बचती है, वो है आपकी कि अगर आप NLP के साथ आप पैसा भी कमाना चाहते हैं, और अगर आप ट्रेन द ट्रेनर का कोर्स भी करना चाहते हैं, तो ये 3 काम करिएगा। नंबर 1, अपनी स्किल को सीखिएगा बढ़िया तरीके से। जो NLP स्किल है वो अपने आप में कंप्लीट है। दूसरा है अपने वेबिनार बनाना, सेमिनार बनाना, अपने कोर्स डिजाइन करना, और कोर्स को रिकॉर्ड करके किसी वेबसाइट पर चढ़ाना, जैसे यूडेमी है, और उधर अपना सोशल, इंस्टा, यूट्यूब, इसकी मास्टरी करिएगा। और जब आप ऐसा करेंगे उसके बाद आपकी छवि अलग बनेगी। अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीजें मैं आपके साथ करूं, तो वो लोग मेरे साथ अब रुकें। आई एम ऑफरिंग यू इन नेक्स्ट 20 मिनट्स, एग्जैक्टली राइट टाइम पर मैं आपको छोड़ूंगा। एग्जैक्टली 20 मिनट के लिए मैं आपको ऑफर करता हूं मेरा लॉन्जिविटी मास्टरमाइंड। यह कमिटेड लोगों के लिए है